अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, जिसमें असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रज़ा और मलिक अहमद शामिल थे, को अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। ये सब लोग बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ ने स्वाबी के जलसे में इमरान खान की रिहाई के लिए नवंबर में फैसला कुन लड़ाई लड़ने का अंदिया दिया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि बानी PTI जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, इसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैक डाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर उसके बाद ये रोएंगे। क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकने के लिए मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी या फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात से कोई बेहतर हल निकल सकेगा? आज सियासत की उन्हीं परतों को खोजने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक ऐसे किरदार से जिनका सियासी तजुर्बा 40 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस अरसे में जहां इनको इक़्तिदार मिला तो वहां दूसरी तरफ अपनी सियासी वाबस्तगी और असूलों पर कायम रहने की वजह से जेल की सख्तियाँ भी झेली। लेकिन इस सब के बावजूद वो मुल्क में सियासी कशीदगी को जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं समझते, बल्कि सियासी बातचीत को ही मसाइल का हल समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजे हुए सियासतदान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल आपसे ये कि तहरीक इंसाफ के लीडरान को आज अरेस्ट किया गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया। अब उन्होंने कहा है कि नवंबर के अंदर वो एहतजाज करेंगे, तो पुरअमन एहतजाज तो उनका हक है, तो क्यों हुकूमत इतनी सख्ती बरती कर रही है? जी बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है, कानून में गुंजाइश है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की सर से कफर बांध के एहतजाज की किसी जमहूरियत में, बल्कि किसी आइन और कानून में इजाज़त नहीं है। और एक ऐसा एहतजाज जो फितना फैलाए, जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करे, उसकी भी किसी को इजाज़त नहीं है। तो इस वक्त PTI जो एहतजाज करने जा रही है, बकौल उसके, ये मैं कोई अपनी तरफ से उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बकौल उनके वो सर से कफर बांध के आना चाहते हैं। अपने घर वालों को ये हदायत करके आ रहे हैं कि हमारे जनाजे पढ़ दीजिएगा। इससे मुराद ये कि वो मरने या मारने दोनों सूरतों के लिए आ रहे हैं। तो फिर जब ऐसी सूरत में वो आएंगे तो जो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को उनकी ख़बर होगी या उनकी जो असेसमेंट होगी, तो उसके मुताबिक फिर वो एक्शन लेंगे और उसमें हक बजानब भी होंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने और फितना फैलाने की तो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। राना साहब, इमरान खान साहब से बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं मगर उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि इमरान खान साहब से वो मिल लें। उसके अंदर कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ उनके पार्टी की लीडर भी हैं, तो इतना रिस्ट्रिक्टिव क्यों रखा हुआ है इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर? थर्सडे को हर ये एक प्रिजनर का हक होता है कि वो अपने प्यारों से या जिनसे वो मिलना चाहते हैं उनसे मिल लें, मगर ये बार बार कहा जाता है कि जी उनके लिए आपको एक लिस्ट भेजनी पड़ती है, वो लिस्ट वेट होती है और अगर वो लोग काबिल कबूल हों तभी वो मिल सकते हैं, नहीं तो मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ऐसे ही होता है सभी के साथ। ये इमरान खान साहब को ख़ुद मालूम होना चाहिए। मैं तकरीबन 6-7 माह रहा हूँ जेल में। जब इमरान खान साहब माशाअल्लाह वज़ीर आज़म थे, तो मैं अपनी बेटी, अपनी बीवी और जो मेरे वकला थे या मेरे सन इन लॉ या ग्रैंड सन, उनके अलावा मैं किसी बंदे को नहीं मिल सका। और वकला के साथ कोई एक आध वकील दोस्त कोई एक्स्ट्रा चला जाता था तो उसके ऊपर भी एतराज़ होता था। तो ऐसे ही होता है ये, इसमें कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब आप तो उस अज़ियत से जो गुजर गए हैं, सूरत हाल देख लें। आप जिस अज़ियत से गुजरे हैं
तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, चूँकि आपने हमेशा जमहूरियत की बात की और आपने आमराना दौर के अंदर आवाज़ बुलंद की जमहूरियत के लिए, वो सबसे शायद सख्त दौर आपके लिए था, तो ये उम्मीद की जाती है कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो आप बाकी लोगों के लिए, अपनी अपोजिशन के लिए वो सख्तियाँ नहीं देंगे जो आपको मिली। नहीं देखिए, कानून के मुताबिक ही है ना। अब मामला ये है कि अगर आप वहाँ पे बैठ के बाहर तहरीक चलाने की जो है वो वहाँ पे प्लानिंग करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कानून इस बात की इजाज़त देता है। हम तो खैर कोई तहरीक वहाँ पे बैठ के चला ही नहीं रहे थे, इसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक था। तो बानी पीटीआई के बयानात से या जो रोज़ अखबारात में या मीडिया में चलते हैं, तो उससे मालूम तो ये होता है कि वो कोई वहाँ बैठ के जिन लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि वहाँ पे बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई तहरीक, मुसल्लह तहरीक शुरू करने की। किनके साथ बैठ के ये लोग जो है मुसल्लह तहरीक चलाने का फ़ैसला कर रहे हैं इमरान खान साहब? ये सभी लोग, आप इनको रोज़ देख रहे हैं, वो जाते हैं, जाके मिलते हैं, बाहर आके वो बाकायदा इस बारे में बयान देते हैं। इसमें तो कोई अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो रोज़ का मामला है। और ये अली अमीन गंडापुर साहब जिस दिन मिले हैं, उसी दिन आके उन्होंने ये बयान दिया है कफन बांधने का, फिर उसके बाद जो है वो मरने मारने का, जनाजे पढ़ाने का। मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने कफन बांधी तो नहीं? जब वो डी चौक के ऊपर आए तो वो वहाँ से गायब हो गए। तो चले, वो तो फिर इसी तरह से है ना। अगर बांधी नहीं है तो फिर हमने उनको कहा है कि आप वो ये बात करें। और ये जो कल स्वाबी का जलसा उन्होंने किया, उसमें क्या कहा है उन्होंने कहा है कि जो तहरीक हमने शुरू करनी है और जो कि मुसल्लह तहरीक होगी, जब हम आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। नहीं, मगर देखिए, आप किस बिना के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी मुसल्लह तहरीक वो चलाना चाह रहे हैं? वो तो बार बार ये कह रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर उनकी पार्टी कहती रही है कि हम जो भी तहरीक चलाते हैं, हम पुरअमन तहरीक चलाते हैं, हम एक गमला भी नहीं तोड़ते। इमरान खान साहब खुद अपनी तकरीरों के अंदर ये कहते हैं कि पुरअमन तहरीक चलाते हैं, मगर नहीं, तकरीरों के अंदर कल जो तकरीरें, वो कहते हैं घुस बैठिए आ गए हैं हमारे तहरीक के अंदर, घुस बैठियों ने जो है। घुस बैठिए नहीं, ये अली अमीन गंडापुर घुस बैठिए है, मगर राजा सलमान अकरम साहब घुस बैठिए हैं। नहीं, मगर सलमान अकरम राजा साहब तो हमेशा कानून की बात करते हैं। बिल्कुल की है, कानून की बालादस्ती की बात नहीं की उन्होंने। नहीं, कल जो स्वाबी के जलसे में उनकी तकारीर है वो सुने। मगर राणा साहब अभी तक तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी तक तो उन्होंने वेपन्स नहीं उठाए ना, तो अभी तक तो उनकी इंटेंशन यही है कि जी हम मुजाहरे करेंगे। ये कहाँ का असूल है कि जब तक नहीं, ये कहाँ का असूल है कि जी एक दहशतगर्द जो है या एक फितना जो है, वो जब तक हथियार ना उठाए आप उसको जो है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है? आपके पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब मुसल्लह तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, लोग तो ये पूछेंगे ना जी, उनके फॉलोअर्स। मामला नहीं, लोग क्यों पूछेंगे? लोग सुनते नहीं हैं, लोग बहरे हैं। लोगों ने कल जो है वो स्वाबी जलसे की तकारीर नहीं सुनी। उन तकारीर के नतीजे में जिस किस्म की तहरीक की उन्होंने तैयारी की है, वो उन्होंने बताया नहीं है उसका ऐलान कहाँ से होगा, उन्होंने बताया नहीं कि उसका ऐलान कौन करेगा। राणा साहब हमारे साथ ही रहिएगा और आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, दूसरी तरफ से पसे पर्दा ये भी कहा जाता है कि पीटीआई के लिए मामलात आसान हो रहे हैं, कि कोई डील जो है उसकी तरफ इमरान खान साहब जा रहे हैं। ये भी बड़ी क्यासर आई है इस्लामाबाद के अंदर कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं, या आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, या कि आप दुबई चले जाएं। आपकी नज़र में कोई ऐसी बात हुई है, या आपको लगता है कि डील हो चुकी? यहाँ पे डील हो जाती है और फिर बाद में पता चलता है किसकी किसके साथ हुई। बहरहाल इस किस्म की कोई सॉलिड बात तो नहीं है। बाकी अफवाहें हैं वो चलती रहती हैं। जिस तरह से ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की अफवाह बड़ी गर्म रही है पिछले दिनों में,
आपको थोड़ा वो डाई डाउन होगी है, कोई और नई चीज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा राब्ता सामने नहीं है, और किसी ने भी जो है वो कोई ज़िम्मेदारी ले के कोई बात नहीं की कि कोई बंदा बात करे कि जी ये बात मेरे थ्रू हो रही है या मैं इसमें शामिल हूँ। अदालतें तो आपने भी भुगती हैं, आपको पता है कि अदालतों के ऊपर कई दफ़ा प्रेशर बढ़ता है तो फिर रिहाइयाँ होती हैं। इसीलिए लोग ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी अहलिया को जिस तरीके से रिहाई मिली तो ये कहते हैं कि जी कुछ नरमी हुई है, कुछ फासले कम हुए हैं तो रिहाई मिली है। और आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब जाना चाहें बाहर, सऊदी अरेबिया जाना चाहें, दुबई जाना चाहें, आपकी हुकूमत इसकी इजाज़त देगी? बट ये बहुत बड़ा अगर है, जब तक ये क्वेश्चन सामने नहीं आता उस वक्त तक इसके ऊपर गौर करना, ये इसके के हक़ में या इसके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स देना जो है वो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल को या मामलात को और ज़्यादा पेचीदा करने के मुतरादिफ है। तो अदालतों से जहाँ तक ज़मानतों का तल्लक है तो देखिए हर केस की एक मियाद, एक मुद्दत होती है। 302 के केसेस में भी जो है वो लोगों की बेल हो जाती है। हमारे ख़िलाफ़ जब केसेस बनाए गए तो एक वक्त आया, किसी के ऊपर कोई 6 माह बाद, कोई 3 माह बाद, कोई 1 साल बाद, तो लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं। अदालतें जो है वो फिर थोड़ा उन मामलात को अदरवाइज़ लेती हैं। तो मेरा तो ये ख़्याल है ज़ाती तौर पे कि बुशरा बीबी के मामले में कोई इस किस्म की कोई जो है वो रूह रायत की बजाय उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे, तो जितना अरसा वो जेल में रही है, फिर वो ख़ातून है, तो उस नाते मेरा तो ख़्याल है कि ये बेल जो है रूटीन में भी हो जानी चाहिए थी। अच्छा, तो आप तो चूँकि वकील भी हैं, मामलात को समझते हैं। अली ज़फ़र साहब भी यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जो केसेस हैं जिनको वो देख रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा था, लग रहा था, उनकी असेसमेंट थी कि नवंबर या दिसंबर के महीने के अंदर उनको तमाम केसेस के अंदर बेल हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर वो जेल से बाहर आते हैं और उनको बेल मिल जाती है तो हुकूमत जो है वो उसका क्या रद्द अमल होगा? क्या आप कोई और केस उनके ऊपर बनाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, कोई रद्द अमल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अगर जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं वो तो हैं, और अगर कोई और केस बनता है तो वो बनना चाहिए। लेकिन अगर वो तमाम केसेस में बेल आउट होते हैं तो उन्हें बिल्कुल बाहर आने देना चाहिए। तो कोई और फ्रेश उसके बाद केस देखना आपके चाहिए कि स्टोरेज वो में नहीं है? सरेदस्त तो मेरी इंफॉर्मेशन में तो नहीं है। अच्छा, और अगर उनको बेल हो जाती है तो फिर उनको बाहर आना चाहिए। राना साहब, आप चूँकि बड़े करीबी साथी रहे हैं और बड़ा लंबा आपका अरसा रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, तो जो आप लोगों ने मुद्दत मुलाजमत तमाम सर्विसेज चीफ्स की 5 साल पे मुकर्रर की है, क्या इसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की रजामंदी थी? क्योंकि माजी में उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जी मैं किसी भी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं देना चाहूँगा। उन्होंने राहिल शरीफ साहब को भी एक्सटेंशन नहीं दी थी। तो इस बार क्या मुख्तलिफ था? क्या उन्होंने सोचा कि मेरी पहली वाली पॉलिसी गलत थी, या वो समझते थे कि अब वक्त की ज़रूरत है? नहीं, एक तो ये है कि एक्सटेंशन नहीं है, ये तो मुद्दत मुलाजमत में जो टेन्योर है उसमें इजाफा किया गया है। इन इफेक्ट एक्सटेंशन बन गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। अगेंस्ट या इसके हक में आर्गूमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसे आप एक्सटेंशन नहीं कह सकते। ये मुद्दत मुलाजमत में टेन्योर में इजाफा है। राना साहब कहते हैं ना, और कान जहाँ इस तक तरफ से पकड़ो या PMLN उस की तरफ से गवर्नमेंट का पकड़ो, ताल्लुक है, एक्सटेंशन तो मिल गई। नहीं, एक्सटेंशन की बात है ही नहीं, ये एक्सटेंशन नहीं है। ये जो है वो मुद्दत मुलाजमत या टेन्योर में इजाफा है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि 3 + 3 6 की बजाय 5 जो है ये ज़्यादा मुनासिब है। ये 1 साल कम है, ज़्यादा तो नहीं है। और दूसरा ये है कि जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त, और जो हालात इससे पहले रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के साल में जिस तरह से मुल्क में यहाँ पे लॉन्ग मार्च हुए, शॉर्ट मार्च हुए, असम्बलियाँ तोड़ी गई, उसके बाद हुकूमतें ख़त्म की गई, और फिर इंसानों का समुंदर जमा करने की कोशिश की गई। तो ऐसे हालात जो हैं वो अगर
पैदा होते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान फ़िलहाल ऐसे हालात को फेस करने का मुतहम्मल नहीं है। मुआशी तौर पे अशारिये बेहतर हो रहे हैं जी। तो पाकिस्तान को अदरवाइज़ भी जो है वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है ताकि मुआशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो मजबूत हो सके। मगर नाकदीन का ये कहना है कि जब आप एक आर्मी चीफ को का टर्म मुकर्रर कर देते हैं और इन इफ़ेक्ट उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो आप फिर इदारे को मजबूत नहीं कर रहे होते, आप उस शख्स को मजबूत कर रहे होते हैं। क्या पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो दुरुस्त थी? और क्या आप नहीं समझते कि जो उनकी क्रिटिसिज्म है कि जो आप इदारे को मजबूत नहीं कर रहे वो दुरुस्त है? मतलब कोई और क्यों नहीं ये काम कर सकता विद इन दी आर्मी? नहीं, 3+3 6 अगर हो जाता तो फिर भी जो है वो फ़ायदा जो है वो स्पेसिफिक एक पर्सन को तो होना ही था। तो अगर 6 माह ठहर के या 10 माह ठहर के 3+3 हो जाता तो फिर भी तो यही बात होनी थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो रूटीन बन गया था कि 3+3, तो उससे तो बेहतर है कि 5 साल का टेन्योर कर दिया गया है। और मेरा ख़्याल है कि इसमें एक्सटेंशन जो है वो सवाए इसके कि कोई एमरजेंसी हो जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो 5 साल के बाद आपको लगता है उधर ही फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, उसके बाद 5 साल के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए? मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी अरसा है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन लेनी भी नहीं चाहेगा और मेरा ख्याल है कि देने की जो है वो ज़रूरत भी नहीं होगी। और आप देखें ना, यहाँ पे तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ 11-11 साल तक रहे हैं, यहाँ पे तो एक्सटेंशनों का ये हाल है, 10-10 साल रहे हैं। या आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब का क्या राय थी इसके ऊपर? देखें, PMLN की गवर्नमेंट वो वफाक में हो या सूबे में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस किस्म के बुनियादी अमूर के ऊपर जो है वो पार्टी लीडर से मशवरा ना करे या उनकी कंसेंट ना ले। नाज़रीन, इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर से हाजिर होते हैं। राना साहब, देखिए, एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट से जो है ख़तरा होता है हुकूमतों को, मगर दूसरी तरफ हमने देखा कि जुडिशल मार्शल लॉ के तरफ जो है सारे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जी हम जुडिशल मार्शल लॉ के तहत हमें निकाला गया। मंसूर अली शाह साहब के साथ तो आपने काम किया है जब वो चीफ़ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, आप तब लॉ मिनिस्टर थे, तो ज़ाहिर है आपने काम उनके साथ किया होगा। उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। आपका राय क्या थी? देखिए, मंसूर अली शाह साहब बहुत कम्पिटेंट, बड़े इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छे जज होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन PTI जो है, इसकी दोस्ती भी बुरी है और इसकी दुश्मनी भी बुरी है। तो इन लोगों ने उनकी ज़ात को जो है वो एक डिस्प्यूट में जो है वो घसीट लिया। और मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता ये है कि PTI के इस प्रोपेगंडे की वजह से, जिसे मैं दुरुस्त नहीं समझता, तो उनकी ज़ात को जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया, वो उनकी ज़ात मुतनाज़ा हो गई। फिर कुछ उनके फ़ैसले ऐसे हुए कि जिन्होंने और इसके ऊपर जो है वो जलती पे तेल का काम किया। तो ये कुछ ऐसी वजूहात बनी कि उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जब उनका इंतखाब अमंग 3 हुआ, तो वो फिर जो है वो उसमें फिर गवर्नमेंट के पास चॉइस थी। तो उस चॉइस की जो है वो बुनियाद पे या अफरीदी साहब, क्योंकि एक ग्रुपिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हुई वो बहुत ही यानी काबिल अफसोस और मायूस कुन थी। उस ग्रुपिंग में इस किस्म की गुफ्तगुएँ हुई, ख़त लिखे गए, एक दूसरे को एक्सपोज किया गया, एक दूसरे का मीडिया ट्रायल किया गया। तो उसमें भी क्योंकि सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, हालांकि तीनों जज ये बहुत ही बड़े काबिल और इंडिपेंडेंट और बहुत ही अच्छे जज हैं जी, लेकिन इन तीनों की ज़ात जो है वो उससे वो ग्रुपिंग जो है वो मुंसलिक हो गई जी। तो मेरा ख्याल है कि फिर फ़ैसला यही जायज़ था या मुनासिब था कि किसी ऐसे
फ़र्द का जो है वो चुनाव किया जाए जो इस ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो। ये अदारे की बेहतरी के लिए किया अच्छा, गया। जब आपने कहा कि जी ऐसे फर्द का चुनाव किया जाए जो ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो, मगर 2 जजेस का चुनाव आपने किया, एक जस्टिस याया अफरीदी साहब और एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और बहुत सारे वकला ये कहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और जो है कोर्ट तश्कील दे दी और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपने चीफ जस्टिस से ज़्यादा जो है उसको इख्तियार दे दिए। आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि जस्टिस याया अफरीदी अब न्यूट्रल हैं, और चूँकि उनकी काफ़ी कुर्बतें हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, तो क्या जस्टिस याया अफरीदी अब बिल्कुल न्यूट्रल हैं और उस तरीके से कोर्ट को लेके चलेंगे? देखें, ये जो ग्रुपिंग बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का हिस्से में जो है वो आई है, या जो ये काम चलता रहा है पिछले कोई तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस बात को, 2-2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। इसमें अगर किसी बंदे ने ख़ुद को इस ग्रुपिंग से अबव रखा है तो वो याया अफरीदी साहब का नाम है। अच्छा, ये उनका बड़ा कमाल है। उन्होंने अपने फ़ैसलों में भी और अपने रवैये में भी उन्होंने ख़ुद को जो है वो इस ग्रुपिंग से अलग रखा है। तो सर फिर मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दें कि फिर आपने जस्टिस याया अफरीदी को ही क्यों ना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रिजाइडिंग जज आपने लगा दिया, क्योंकि उससे जो फासले थे वो भी कम हो जाते, जो डिविजन्स हैं वो भी कम हो जाती, और जो एक मसला उठा हुआ है कि जी जुरिस्डिक्शन क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की और सुप्रीम कोर्ट की, वो भी कम हो जाती। तो वो फिर आपने क्यों नहीं, वाई डिड यू चूज़ अनदर जज, और वो भी नंबर 4 पे थे सीनियरिटी में? नहीं तो वो अपना इक्वली गुड जज हैं, और वो भी उन्होंने भी किसी को कभी ख़त नहीं लिखा, ना वो किसी ख़त का मौजू बने हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस को एलिवेट करके जो है हुकूमत वो ला रही है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कम से कम कोई 5 जजेस का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, तो कम से कम है ना 7 जजेस का, तो कम से कम 7 तो लाने चाहिए। बाकी अप टू 34 तक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 या 7 जजेस का इजाफा जो है वो तो इस वक्त की ज़रूरत है, इतना तो होना चाहिए। हुकूमत क्या 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी कर रही है इस वक्त, और क्या मिलिट्री कोर्ट्स को फिर से फ़ाल करने की कोशिश की जा रही है? जी, ऐसी कोई तैयारी नहीं हो रही, लेकिन ममानत भी कोई नहीं है। अगर कल को ज़रूरत महसूस होती है और इस में अमंग पार्लियामेंट और जो पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनमें मैक्सिमम कंसेंसस हो जाता है, तो ज़रूर 27वीं तरमीम भी हो जाएगी। इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान को आपने रजामंद करना होगा, मगर मौलाना फजलुर रहमान जो आपने ATA के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में क्या कहते हैं, पहले हम आपको सुना देते हैं। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात सुन ली। उन्होंने ये कहा है कि जो आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं इस एक्ट में, वो सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। जी, उनका एतराज़ जो है वो सर आँखों पे उनके साथ बैठ के बात होगी और इंशाअल्लाह उन्हें मुतमईन किया जाएगा। इस एक्ट में जो उनके ख़दशात हैं, हमारी नज़र में ऐसा नहीं है। हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे, जहाँ पे वो हमें साबित करेंगे कोई चीज़, हम उससे विड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे हम उन्हें कायल करने में कामयाब हुए तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। और अगर वो आपकी बात ना माने तो क्या आप, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, आप पास कर सकते हैं? तो मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल हमारी बात जी
अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उनकी बात मान जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी चांस है कि जो अमेंडमेंट है एटीए की, आप उसको वापस भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जो भी होगा कंसेंसस से होगा और मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेके करेंगे। ठीक है मौलाना साहब, बलूचिस्तान की तरफ आ जाएं। चूँकि बलूचिस्तान के हालात भी बड़े कशीदा हैं और आप तो इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये बताइए कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो रिकन्सिलिएशन की थी, जब आपने वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर भी एक कौम परस्त जमात को जो है बिठा दिया था और आपने नाराज़ बलोचों के साथ मामला ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। अब क्या मामला सिर्फ जारियत की तरफ जाएगा? कोई आपकी अपीज़मेंट की पॉलिसी नहीं होगी एज़ द फेडरल गवर्नमेंट? आप कोई तजवीज़ नहीं देंगे बलूचिस्तान हुकूमत को कि जी अगर आपने मामलात आगे लेके जाने हैं तो आपको मुशावरत के साथ भी लेके जाने होंगे, रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनानी होगी? देखें, मुशावरत रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी, नाराज़ बलोचों की नाराज़गी दूर करना, वो पॉलिसी अपनी जगह पे है, उसको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता, उसके ऊपर हर वक्त अमल होना चाहिए। लेकिन वो लोग, वो दहशतगर्द जो लोगों को बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें जो है वो कत्ल करें, जो मज़दूरों को उनकी झोंपड़ियों से निकाल के और उनको जो है वो कत्ल करें, शहीद करें, उन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और ये जो 26वीं आइनी तरमीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी कोशिशें की, 26वीं आइनी तरमीम वो बड़ी कामयाबी से लेके आए, इसके पीछे सियासत क्या थी, कुछ क्या सा रायां थी? आप तो क्योंकि उन मामलात के अंदर आप एक रहे और आप इन्वॉल्व रहे, ये भी दुरुस्त है कि क्या मौलाना फजल रहमान को हुकूमत ने गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा की ऑफ़र की, फिर हुकूमत ऑफ़र की बलूचिस्तान की, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का क्या इतना इंटरेस्ट था? क्या 26वीं आइनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म्स उनके दिल के करीब थे, चूँकि उनकी एक फ़ैमिली हिस्ट्री रही है जहाँ पे उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, जुडिशरी ने की हैं? जी बिल्कुल, 26वीं तरमीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दिल के करीब थी। उन्होंने इसके लिए सभी ने मेहनत की, लेकिन उन्होंने बतौर ख़ास जो है वो इसके लिए जो है वो मेहनत की। मौलाना फजल रहमान साहब को कोई गवर्नरशिप, कोई हुकूमत, कोई चीज़ ऑफ़र नहीं की गई, ना ही उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर हमारे साथ कोई बात की। उन्होंने सीधा सीधा अपना असूली इख्तलाफ जो है वो सामने रखा और बाज़ चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी माज़रत का इज़हार किया कि मैं इन चीज़ों के साथ किसी तौर भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। उन्होंने अपना मसवदा तैयार किया पीटीआई के साथ मिलके। जो मसवदा उन्होंने पीटीआई के साथ मिलके तैयार किया, उसके ऊपर हमने उनके साथ बात की और को 19-20 के फ़र्क से ज़्यादा नहीं, 19-20 के फ़र्क से उसी मसवदे के ऊपर जो है 26वीं तरमीम हुई है। ये पीटीआई जो है ये पहले मुज़ाकरात में शरीक रही, उस मसवदे की तैयारी में पूरी तरह से शरीक थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा एजेंडा तो फसाद है, ये इतफाक़ होने लगा, तो वो भाग गए वहाँ से। मगर तो ये जो 26वीं तरमीम है वो उस मसवदे पे हुई है जो मसवदा मौलाना फजल रहमान साहब ने तैयार किया था। जी चलिए, अच्छा है, आपने बड़ी अहम बात क्लियर कर दी, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता। आखिरी सवाल राना साहब आपसे, नवाज शरीफ साहब के बारे में, चूँकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और हाल ही में हमने देखा जो यहाँ पे एससीओ की समिट हुई, उसके अंदर जो हिंदुस्तान का रवैया था वो काफ़ी मुख्तलिफ था गोवा से, और हमने देखा कि वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी नरम लहजे में बात की, और लोग ये कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट बरखा दत्त को एक इंटरव्यू दिया था जिसके तहत जो है नरमी आ गई थी हिंदुस्तानियों के अंदर, जब उन्होंने दोस्ती की जो एक है हाथ जो है आगे बढ़ाया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब का वो कद काट है कि वो बाकी जितने भी ख़ास तौर पे ख़ित्ते में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान के सहाफ़ी भी कहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब कॉल करें तो फिर हिंदुस्तानी टीम यहाँ पे 16 साल के बाद क्रिकेट खेल सकती है। क्या रोल होगा मियां नवाज शरीफ साहब का फ़ॉरेन रिलेशंस में जब तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब हर वो रोल जो कौमी मफाद में होगा
और हुकूमत अगर उन्हें कोई रिक्वेस्ट करेगी तो वो बिल्कुल अदा करने को पहले भी तैयार हैं, करते भी रहे हैं और अब भी वो कौमी मफाद में उनका जो रोल है उससे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमें ये अहम इंटरव्यू दिया और आपने हमें कुछ खबरें दी हैं। आपने ये कहा कि बुशरा बीबी जो है वो मेरिट के ऊपर उनको ज़मानत मिली, फिर आपने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान जो है वो मुसल्लह तहरीक चलाने का मंसूबा बना रहे हैं जेल के अंदर। आपने कहा हुकूमत इसको कामयाब नहीं होने देगी, किसी किस्म का वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और आखिर में शायद सबसे बड़ी ख़बर कि सर्विसेज चीफ्स को 5 साल मिल गए हैं, अब इसके बाद किसी को और मज़ीद एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और देने की भी ज़रूरत नहीं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।